नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 30 अप्रैल 2026 और देख लेते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में हमारे पास में क्या क्या है। फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, जिससे कि हम रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल विजिलेंटिज्म। सिंपल कि भाई कैसे लोग कानून को अपने हाथों में लेकर के और फिर डिसाइड कर देते हैं कि हाँ भाई कौन गलत है कौन सही। और इसमें अब सोशल मीडिया का जो रोल आ गया वो तो समझेंगे पूरे मायने। फिर हम समझने वाले हैं इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन को लेकर के कि जहां अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो उसका किसको कितना बेनिफिट होगा। पहला आर्टिकल, इंडिया व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3 में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो ये कि हमारे देश में टोटल वर्ल्ड का जितना व्हीकल ट्रैफिक है वो केवल 1% है, लेकिन रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ्स 11% हो रही है। ये अपने आप में एक स्टार्क डिफरेंस शो करता है कि सच्चाई क्या है और हमें आउटकम क्या दिख रहा है। अब यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट्स के चलते कई जो रिपोर्ट्स आई ना उनको लेकर के सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, मतलब स्वतः संज्ञान लिया कि रिपोर्ट्स के बेसिस पर अगर नजर डाली जाए तो हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स के चलते लोगों की जिंदगी खतरे में आ रही है। और हमें पता है कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है हमारा आर्टिकल 21 में, वो साफ साफ मेंशन्ड है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करना जुडिशरी की अपने आप में जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत ही ये कह दिया कि सेफ रोड होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। लेकिन गवर्नमेंट जब अगर चीजों को इंश्योर नहीं कर पाए तो फिर जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है, और इसी को हम बोल देते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के होराइजन को एक्सपेंड कर दिया और क्या कहा कि रोड सेफ्टी भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। अब देखो, इस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास में कई ऐसे मेथड्स हैं जो हम अप्लाई भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम और एडवांस लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे व्हीकल टू व्हीकल कनेक्शन। इसका मतलब सिंपल है कि एक गाड़ी इधर चल रही है, एक ट्रक आगे चल रहा है, एक बस इधर चल रही है, तो इन तीनों को अपनी रिलेटिव पोजीशन का आइडिया, इनकी स्पीड का भी आइडिया है, जिससे कि अगर कोई भी अगर आगे पीछे कोई मूवमेंट करना चाहे, ओवरटेक करना चाहे, तो एग्जैक्टली आइडिया लग जाए बाकी दो को कि हाँ अभी मूवमेंट इस तरीके का चल रहा है, हमें सेफली ड्राइव करना है। तो वो क्या हो जाएगा कि एक आइडिया लगा देगा कि हाँ हमें यहां पर रिस्क नहीं लेनी। ठीक है, तो वो एक्सीडेंट वाला जो केस है वो आप अवॉइड कर देंगे। अब इसके देखो तीन पिलर्स होते हैं व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन एक्सचेंज का। एक तो होता है व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, जो मैंने बताया रियल टाइम में इंफॉर्मेशन शेयर होती है। एक होता है व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि रोड पे जब चलते हैं तो टोल प्लाजाज भी आते हैं, सेंसर्स भी लगे रहते हैं, ट्रैफिक लाइट भी आती है, सारी चीजें। और पेडेस्ट्रियन जो होते हैं, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, वो भी हैं। तो उनके लिए हमें एक उनके बीच में भी कम्युनिकेशन सेटल करना है, जिससे कि आप मान लो कि कहीं जा रहे हैं, सामने रेड लाइट हो रखी है और आपकी गाड़ी ने पहले बता दिया कि रेड लाइट आ गई तो स्पीड थोड़ी कम कर लो, जिससे कि समय रहते हुए हम पहुंच जाएंगे, फ्यूल भी बचेगा और वहां पर ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली V2P, व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन कम्युनिकेशन, इसमें जो हम पैदल चलते हैं रोड पर, उनके स्मार्टफोन के साथ कम्युनिकेशन सेट होगा व्हीकल्स का। इससे आइडिया लग जाएगा कि कोई व्हीकल स्पीड से आ रहा है तो आप जल्दी से निकल सकते हैं, या फिर किस टाइम पर आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। तो ये तीन पिलर्स के बेसिस पे V2V टेक्निक है वो काम किया करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से है कि किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर ये ऑपरेट होता है, तो याद रख लेना है 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड पे, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो ये टेक्नोलॉजी हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सवाल यह है कि अभी तक अप्लाई क्यों नहीं हो रही, तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि हमारे यहां पर अभी तक स्टैंडर्ड सेट नहीं है। अब सीधी बात है, आपको कुछ डिवाइसेस डेवलप करने पड़ेंगे और वो डिवाइसेस व्हीकल्स में इंस्टॉल होंगे, और साथ में जो पेडेस्ट्रियन कम्युनिकेशन की हमने बात की, उनके स्मार्टफोन में भी हमें इंस्टॉलेशन देखनी पड़ेगी। तो क्या हमने उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं? आंसर इज नो। जब तक स्टैंडर्ड सेट नहीं होंगे तब तक कोई नया डिवाइस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखो यहां पर दो टेक्नोलॉजीज है, एक तो DSRC और एक टेक्नोलॉजी है हमारी यहां पर CV2X। अब DSRC में तो क्या होता है कि इसमें एक स्पेसिफिक डिवाइस तैयार किया जाता है और व्हीकल्स में इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कि वो डिवाइस से डिवाइस कम्युनिकेट करके
एक व्हीकल की दूसरे को इंफॉर्मेशन दे सके। ये कंप्लीट वाईफाई बेस्ड सिस्टम होता है, केवल व्हीकल्स में लगेगा, इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब बहुत स्पीड से काम होता है और आप रिलाई भी इस पे कर सकते हैं। लिमिटेशन इसकी ये रहती है कि ज्यादा रेंज में अगर व्हीकल चल रहे हैं, दूरी ज्यादा है, तो कम्युनिकेशन होना थोड़ा मुश्किल है और साथ में आपको सेपरेट डिवाइस हार्डवेयर डेवलप करना पड़ेगा। तो ये तो स्पेशलाइजेशन हो गया डीएसआरसी का, ठीक है, डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। वहीं पर जो CV2X है, उसमें क्या होता है कि आपके पास में 5G या 4G वाला जो मोबाइल नेटवर्क उसका यूज किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या हो गया, रेंज बहुत ज्यादा हो गई, है ना। लेकिन यहां पर हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से 5G को इनको रेडी कर चुके हैं। हाँ, इसमें बेनिफिट एक और है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हम यूज कर लेंगे, अलग से कुछ नया डेवलप करने की जरूरत नहीं है। और इसमें इंटरऑपरेबिलिटी भी है। कैसे कि हमारे पास में जो डिवाइसेस एग्जिस्ट करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमें नया कोई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे काम करने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी है उसी को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या कुछ फाइनलाइज हो रहा है, नहीं। तो एक तो ध्यान रखने वाली बात है कि इन दोनों टेक्निक्स को हमें अच्छे से कंपैरेटिवली याद करने की कोशिश करनी है। समझ गए, एक में इंटरनेट की जरूरत है, दूसरे में नहीं है। एक में थोड़ी सी लेटेंसी थोड़ा डिले कर रही है, लो है, लेकिन जो डीएसआरसी है वो बहुत ही कम समय में क्विकली रिस्पॉन्ड करने वाला है। राइट, शॉर्ट रेंज, वाइड रेंज, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक। बट पॉइंट इज कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होने के चलते जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अभी तक इस पे एक्टिवली काम नहीं कर रहे। अब एक पैराडॉक्स आता है, देखो कोई भी नई टेक्निक आती है ना, अब जैसे हम ये लेटेस्ट टेक्निक की बात कर रहे हैं कुछ नया लाने के लिए, तो इसमें एक चैलेंज क्या आता है कि शुरुआत में अगर कोई टेक्निक आती है तो उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब स्केल जो है वो रिड्यूस रहता है। स्केल जब रिड्यूस होता है तो सीधी बात है, कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी काम को करता है तो उसके प्रोडक्ट अगर सेल कम हो रहा है तो उनको प्रॉफिट भी कम होता है, और प्रॉफिट कम होगा तो उस टाइम पर वो बेनिफिट ज्यादा नहीं दे पाते, सस्ते में प्रोडक्ट नहीं दे पाते। अब सस्ता प्रोडक्ट नहीं होगा तो अगेन स्केल रिड्यूस रहेगी, मतलब अडॉप्शन आपका कम रहेगा। ये जो एक विशियस साइकिल है ये चलता रहता है। यहां पर इंटरवेंशन किसका हो सकता है, सरकार की तरफ से, कि भाई शुरुआत में टेक्निक अगर कोई आ रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी, तो वहां पर सब्सिडी दे दे, जिससे कि बेनिफिट ये हो सके कि उस टेक्निक का अगर ओवरऑल लार्जर स्केल पे बेनिफिट मिले तो प्रमोशन मैक्सिमम हो सके। तो इस पूरे चिकन एंड एग प्रॉब्लम में हम नहीं उलझेंगे कि पहले अंडा आया कि फिर मुर्गी, राइट, उसमें हम उलझेंगे नहीं। सोल्यूशन सिंपल, टेक्निक नई है, बहुत अच्छी है, सरकार को इसमें इंटरवीन करते हुए सपोर्ट देना चाहिए। अब यहां पर जो मैंने सॉल्यूशन दिया, उसके अलावा भी हमारे पास में कई चैलेंजेस है। जैसे फर्स्ट वाला चैलेंज आ गया इकोनॉमिक बर्डन। यहां पर फुल प्राइस पे लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यही चिकन और एग वाली प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, अपनी तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अभी तक इस तरीके से नहीं हो रहा, तो अडॉप्शन है कम, इकोनॉमिक बर्डन। नंबर 2, ड्राइवर ट्रेनिंग डेफिसिट। क्या हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं वो इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि डैशबोर्ड पर कुछ अलर्ट आए और उसको देख करके और इजीली वो फिर एक्शन ले ले, क्विकली एक्शन ले ले, है ना। तो हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी उनके लिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या होगा कि जितने व्हीकल्स होते हैं वो नोड की तरह काम करेंगे और एक नेटवर्क में नोड्स कनेक्ट होकर के एक नोड से दूसरे नोड के पास में जल्दी सिग्नल जाएगा, जिसके बेसिस पे एक्शन लेना है ड्राइवर्स को। तो वहां पर भी ट्रेनिंग की कमी है। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी। जैसा कि हमने बात की है, सारा कम्युनिकेशन हो रहा है वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। अगर हैकर्स ने हैक कर लिया किसी व्हीकल को तो वो तो अंधाधुंध किसी भी तरीके से मूव करवा सकते हैं, और ऐसा केस 2015 में यूएसए हाईवे पे देखा गया था, जब एक जीप को हैक कर लिया गया और अनब्रेकेबल बना दिया उसको। और वो अब आप इमेजिन करोगे 100 किलोमीटर की रफ्तार पे अगर कोई दौड़ रहा है और वो ब्रेक ही नहीं लगा पाए तो कितना डेडलिएस्ट हो सकता है, और बैक टू बैक फिर वो हैकिंग कितना ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है। तो समझ रहे हैं बात को। हम जहां 4G 5G टेक्निक्स अगर यूज भी कर रहे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहां पर तो एक हैंड ऑफ भी होता है, कम्युनिकेशन चला जाता है, जैसे हम गाड़ी में चलते रहते हैं उस टाइम पे, क्योंकि पॉकेट लॉस हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। एक टावर के सिग्नल से जैसे ही दूसरे टावर के सिग्नल में हम जाते हैं तो ट्रांजिशन ही इतना ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो क्या हम हैकर्स को टैकल कर पाएंगे, ये चैलेंज एक और आ गया। फिर चौथा चैलेंज है, हमारा ट्रैफिक इकोसिस्टम बड़ा मिक्स्ड है। कैसे, टू व्हीलर भी चलते हैं,
ई रिक्शा भी चलते हैं, बुलक कार्ट्स भी रोड पे चलती है, पैदल चलने वाले भी हैं और स्ट्रे एनिमल्स भी है। क्या सबको आप इक्विप कर दोगे इस तरीके से कि भाई प्रॉपरली रोड सेफ्टी इंश्योर हो सके? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैलेंज है। सवाल है क्या इसका कोई सोल्यूशन है? आंसर इज यस। सबसे पहले तो आप एक शुरुआत करो पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, तो वहां पर इसको हम ट्राई कर सकते हैं कि ये चीज हमारी सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है कि नहीं। दूसरा, सब्सिडी देने की जरूरत है, क्योंकि हमने बात की कि नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्शन क्यों नहीं मिलता? पैसा। पैसे के चक्कर में फिर मैन्युफैक्चरर है वो महंगा बेचेगा तो उसकी एक्सेप्टेंस और कम रहेगी। तो यहां पर मोर और लेस शुरुआती जो कंप्लायंस रेट है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे सकती है। थर्ड, ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तो कंपलसरी है। कॉमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स हैं वो हमारे पास में इतने स्किल्ड नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग अप टू द मार्क लानी होगी। फिर इमेंस स्टैंडर्डाइजेशन, आप डीएसआरसी के साथ जाना चाहते हो या CV2X के साथ, कम से कम एक फाइनल तो करो। फाइनल होगा तो फिर अपने आप इनोवेशन भी आएगा, नए डिवाइसेस भी बनेंगे, और नए डिवाइसेस बनेंगे तो सीधी बात है कंपटीशन भी आएगा कंपनियों के बीच में, तो प्रोडक्टिविटी और जो रेट कट है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये सारा जो चैलेंज है जो हमारे ट्रैफिक एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट का है, उसको टैकल करने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे चलना होगा। केवल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन निकालें ऐसा नहीं होगा। हमें सिविक डिसिप्लिन भी देना होगा, रोड्स की डिजाइन भी अकॉर्डिंगली करनी होगी, है ना। हमारे पास में जिस तरीके का मिक्स्ड चंक ऑफ ट्रैफिक है उसको भी हमें रेगुलेट करना होगा, तब ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकेंगी। अब देखो, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंटर को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। यूपीएससी ने पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान देखो, लाइफ आई फास्टैग से रिलेटेड। तो ये चांसेस है भाई कि आपकी ये जो डीएसआरसी है और CV2X है इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकें। फिर आता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम एग्जाम में आंसर राइटिंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं, जैसे चिकन एग प्रॉब्लम हमने बात की, इंटर ऑपरेबिलिटी की बात की, सुओमोटो कॉग्निजेंस के लिए वैसे देखा जाए ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है, एक्सप्लिसिटली कहीं पे मेंशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट अपने या कोर्ट जो है वो अपने लेवल पे ही इन चीजों को देखते हैं, जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर में देखा जाता है कि हाँ, जो काम एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का होना चाहिए वो वहीं से नहीं होता ना, तो फिर जुडिशरी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक, इसके अलावा फिर देखें हम, क्वेश्चन है आपका मेंस का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है। द डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया hindered by chicken and egg problem of scale and operationalization. Analyze the challenge in implementing V2V technology in India and suggest phased roadmap. तो आर्टिकल से आप सीधे पॉइंटर्स लेकर के आराम से इसको देख सकते हैं। कि सबसे पहले आप डिफाइन कर दो कि क्या इसकी डेफिनेशन होगी V2V की, है ना। हमारे डेटा को बताओ कि क्यों हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर अटेंशन देना। फिर आप चैलेंजेस को बता दो और फिर बाद में उसके सॉल्यूशंस को बता करके अल्टीमेटली कंक्लूड कर सकते हो। इसी तरीके जीएस पेपर 2 में सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है उसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पे जिस तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन है उनको लेकर के कहा है कि उनको हटा दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 21 में रोड सेफ्टी राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो यहां पर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात होती है, जैसे कि V2X की हमने बात की, तो यहां पर कैसे अप्रोच डेवलप करनी होगी, कैसे हम काम कर सकते हैं। तो यहां पर ये जीएस पेपर 2 से कनेक्ट हो रहा है ना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, आपको जुडिशरी के स्टेटमेंट्स वो थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखते हुए फिर बताना है, समझ गए। और फिर आप बता सकते हो इसमें तो एक तरीके से सोशो इकोनॉमिक डिवीजन भी है सोसाइटी में, हैव एंड हैव नॉट्स, इंटरनेट कनेक्शन जिनके पास में है ठीक है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको कैसे आप मैनेज करवाओगे, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। हमेशा ध्यान रखना कि यूपीएससी में हम जितनी ज्यादा डायमेंशंस कवर करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारे पास में मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, समझ गए। ठीक, ये रिवीजन स्नैपशॉट है, ध्यान से देख लेना इसको आप अच्छे से। चलते नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो, डिजिटल विजिलेंटिज्म एक प्रॉब्लम नहीं है, ये कहना है प्राची दत्ता राइटर्स का। ये जीएस पेपर 2 के साथ आप गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से रिलेटेड टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो कॉन्टेक्स्ट क्या है।
इसमें हमारा मुद्दा ये है कि एक इंसिडेंट आता है डोमेस्टिक फ्लाइट का, जिसमें एक लेडी के साथ में किसी को पैसेंजर ने कुछ बदतमीजी कर ली होगी और लेडी ने अपना फोन निकाला, वीडियो बनाया और वीडियो डाल दिया सोशल मीडिया पर। और वहां से वो वीडियो हो गया वायरल। और वायरल इतना हुआ कि मीडिया हाउसेज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने उस वीडियो को उठा करके और अपने खुद के कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो मामला है ना, ये विजिलेंटिज्म का हो जाता है कि जब आप इंस्टीट्यूशन के बाहर रहते हुए न्याय स्थापित करने की कोशिश करो। तो यहां पर सोशल मीडिया का यूज हुआ और पब्लिक ने अपने हाथ में कानून लिया और बता दिया कि भाई लेडी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था और करने वाले बंदे को XYZ गालियां पड़ गई, सब कुछ हो गई। वहीं दूसरी तरफ जिस लेडी ने ये पोस्ट डाली थी, उनको भी टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पे बैकलैशेस आए। तो ये एक अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है कि क्या हमें जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, तो क्या वो हमें एकदम फ्रीडम देता है कि हम जल्दी से पुलिस की तरफ ना जाकर के हम कहीं पर भी हमारी बात को कह दें? वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया का जमाना है, यह अधिकार है, आपके पास एक्सेसिबिलिटी है और आप जल्दी से पुलिस के पास जाने से डरते भी हैं क्योंकि पुलिस में गए पता नहीं मैं उलझ जाऊं या फिर लंबा टाइम लगता है। कितने केसेस हमारे ऑलरेडी कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। तो लोगों को यूं लगता है कि भाई जल्दी से न्याय कहां मिल सकती है? सोशल मीडिया। कम से कम एक्सपोज तो करो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले इस बात को लेकर के अपनी तरफ से हाईलाइट किया था कि ये जो इशू है, इस तरीके से इसको बोलते हैं डिजिटल विजिलेंटिज्म, कि लोग अपने हाथों में पूरे रूल एंड रेगुलेशंस को लेकर के अपने हिसाब से काम करते हैं और जनता से डिसाइड करवाते हैं सही है कि गलत, आप बताओ। ऐसा नहीं कि जुडिशरी के पास गए हों। तो यहां पर कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आप किसी की शेमिंग के लिए या कहीं पर यूज कर रहे हो, वो सही है कि गलत, ये डिसीजन तब होगा जब सुनवाई प्रॉपर हो, ट्रायल होनी चाहिए। जैसा कि लेडी ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, तो क्या जिस इंडिविजुअल को टारगेट किया गया था उसका ओपिनियन आया कि लेडी का क्या बिहेवियर था क्या नहीं, या फिर डायरेक्टली सब कूद पड़े कि हाँ जी यार लेडी के साथ बहुत गलत हुआ? ये है मेन मुद्दा। तो सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जितनी जल्दी इश्यूज हाईलाइट होते हैं वो तो है ही, और उसके चलते प्रॉब्लम है तो है ही, लेकिन हमारा सिस्टम भी तो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। क्यों लोग जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए पुलिस के पास नहीं जाते? दूसरा, कि आप अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करते हो तो हमें यह भी तो ध्यान होना चाहिए कि डिफेमेशन, किसी की मानहानि, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, यह भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का जो प्रोविजन दिया हुआ है, वो भी तो आप अपने सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट डालते हो तो उस टाइम पे ध्यान में रखो। तो ये सिनेरियो पूरा बन जाता है हमारा डिजिटल विजिलेंटिज्म का। अब देखो यहां पर विक्टिम ने जल्दी से अपना वीडियो उठा करके डाल दिया और इसमें मेन मुद्दा जो आ रहा है वो ये कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर जस्टिस बहुत डिले से मिलती है, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, ग्लैडस्टोन के द्वारा क्या कहा गया था कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, या एक ऐसे का भी टॉपिक रह चुका है पूरा। तो ऐसे में यहां जल्दी से कोई पुलिस के पास में या कोर्ट के पास जाना नहीं चाहता। केसेस देखो हमारे यहां कोर्ट 5 करोड़ से ज्यादा। पुलिस का एटीट्यूड देखो, विक्टिम को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देते तो कोई जल्दी से जाता नहीं है। ठीक। और फिर उसके बाद में आप देखो जब कोई विक्टिम जाता है तो आपने क्या पहन रखा है उस पर फिर जाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा स्टीरियोटाइप वाली अप्रोच आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो कि आंसर राइटिंग में अगर किसी भी जगह पे हम इसको रिलेट कर सके तो। दूसरा, एक मीटू मूवमेंट भी चला था अगर आपको ध्यान हो कुछ समय पहले, कि हॉलीवुड में, और हॉलीवुड का फिर इंपैक्ट हमारे बॉलीवुड में भी, कि किस तरीके से कास्टिंग काउच हुआ करती है। कोई भी रोल, कोई भी आपको काम मिले तो उसके पहले फिर आपका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या आपको प्रॉब्लम में डाला जा रहा है, फिर उस प्रॉब्लम में आपने सही तरीके से हाँ जी करके आगे निकाल दिया जी हुजूरी वाले काम को, तब आपको काम मिलता है। तो ये हॉलीवुड में चीज हाईलाइट हुई थी और सोशल मीडिया पर हैशटैग मूवमेंट चल रहे हैं, आपको पता है। तो मीटू मूवमेंट हुआ था कि मेरे साथ भी गलत हुआ। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस टाइम पर हमें बहुत ज्यादा कॉमन ट्रेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसको बोलते हैं क्राउड सोर्स रेट्रीब्यूशन एक्शन। कि भाई आप किसी भी गुनहगार को सजा दिलाना चाहते हो, पर वो सजा दिलाने के लिए आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरफ नहीं गए,
जो प्रॉपर पुलिस का प्रोसीडिंग होता है वो नहीं, आपने पब्लिक के हत्ते उसको मतलब एक तरीके से हैंडओवर कर दिया कि आप डिसाइड करिए। तो ये एक अपने आप में क्राउड जस्टिस का जो ट्रेंड है ये दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये आता है कि विजिलेंटिज्म जो है उसकी क्या कंडीशन रहती है, और यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो ये केस हमने देखा कि फ्लाइट में लेडी के साथ जिस तरीके का अब्यूज हुआ या जो भी उन्होंने अपनी वीडियो के थ्रू बताया, वो किस हद तक वायबल है, किस हद तक वैलिड है। तो एक तो हमें ध्यान रखना है, लेस स्कॉलर रहे हैं लेस जॉनस्टन, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई है कि क्या विजिलेंटिज्म हो सकता है जो कि इंटेंशनल हो। फर्स्ट, प्री प्लानिंग हो। मान लो किसी का वहां पर, वो जो लेडी का केस है उसी को हम कंटेक्स्ट में लेके चलते हैं, अगर लेडी की उस इंडिविजुअल के साथ में कोई और मुद्दे को लेकर के अगर डिस्प्यूट हो रखा हो, तो उनके द्वारा जब वीडियो डाला जा रहा है तो क्या वहां पर लेडी अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए दिखा रही है या उस इंडिविजुअल को डिफेम करने के लिए, हो सकता है ना ये। तो विजिलेंटिज्म की अगर कंडीशनैलिटीज की बात करें तो पहला होता है प्री प्लान इन एडवांस। दूसरा, प्राइवेट सिटीजन्स करेंगे, लेडी अपने आप में प्राइवेट सिटीजन है ही। थर्ड, स्टैब्लिश्ड ऑर्डर जो है उसको आप मोरलेस प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मतलब वो हैशटैग मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसको आप यूं रखना चाहते हो कि हाँ जी ये कॉमन ट्रेंड है और ये हर जगह पे देखने को मिलता है। और गारंटी सिक्योरिटी टू पार्टिसिपेंट, जो भी वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है, जो भी अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे उस पर्टिकुलर वीडियो को या विक्टिम की जो इशू है उसको हाईलाइट करता चला जा रहा है, तो ये हो गया विजिलेंटिज्म। इसका मतलब कि आपने जो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स है उनको बाईपास करते हुए और फिर अप्लाई कर दिया कि पब्लिक डिसाइड कर ले क्या सही है क्या गलत। लेकिन जब किसी केस में कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि विक्टिम ने ऑल ऑफ सडन देखा मेरे साथ प्रॉब्लम है, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, ना वहां पर कोई स्टैब्लिश्ड ऑर्डर है कि वो पहले किस तरीके से किसी एक्टिविटी में एंगेज रही हैं, और ना ही उनकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी है कि हाँ उनके साथ में कुछ गलत नहीं होगा जो वीडियो डालने वाली लेडी है उनके साथ, तो बोला आप इसको कहीं ना कहीं अलग तरीके से ट्रीट करिए। ये कोई कानून को हाथ में लेने वाला काम नहीं है। उल्टा जिस लेडी ने वीडियो डाला उस लेडी को डॉक्सिंग का सामना करना पड़ रहा, अब्यूज का सामना करना पड़ रहा। डॉक्सिंग का मतलब आप समझिए कि जो विक्टिम है उसकी डिटेल्स सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, कहां रहती है, क्या एड्रेस है, क्या नाम है। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर ये हमें समझना होगा कि क्या ये जो इंसिडेंट है ये डिजिटल विजिलेंटिज्म का ही मामला है क्या। तो आंसर इज नो। कोई इंडिविजुअल अगर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए काम करना चाहता है और सोशल मीडिया उसको एक रास्ता दिखाई पड़े, तो आप उसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि आपने तो कानून हाथ में ले लिया, राइट। और लिया भी क्यों वो भी तो समझना होगा, क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक आ रही है यहां पे कि एक इंडिविजुअल के द्वारा अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए जो कि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्फ्लिक्ट में, तो क्या दोनों को खतरा नहीं है। वो लेडी को भी तो खतरे का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि मैं डालूंगी तो क्या पता क्या होगा, लेकिन वहां पर कुछ ऑप्शन नहीं दिखा तो इमीडिएटली काम कर लिया। सवाल यहां पर कौन से कानून अप्लाई हो जाते हैं। एक तो देखो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, एक आईपीसी की जो धाराएं हैं वो यहां पर लग जाती हैं। अब देखो समझने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर जो जस्टिस सीख करने का ट्रेंड चला है ये डबल एज स्वॉर्ड है। ये मतलब दुधारी तलवार है। कैसे हो सकता है कि कोई फेक एलिगेशन लगा रहा हो, जैसे मैंने बताया कि कौन डिसाइड करेगा कि लेडी के साथ जो गलत हुआ वो वाकई में गलत था या पहले कुछ हुआ था उसका कॉन्सिक्वेंस है। हो सकता है कि जिस इंडिविजुअल का नाम लेकर के वो लेडी कह रही थी अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी, वहां पर उस इंडिविजुअल ने कुछ पहले कुछ फेस किया हो, राइट। तो डिसाइड करने के लिए कोई फिल्टर नहीं होता यहां पर सोशल मीडिया में, एक बड़ा चैलेंज ये आता है। दूसरा, एनोनिमिटी। लोग फेक अकाउंट बना करके भी कंटेंट को डालने की कोशिश करते हैं। सिंपल बात है, किसने डाला, गलत है कि सही, इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बड़ा चैलेंज है। फिर आता है कि सीरियस इश्यूज जब सोशल मीडिया के हत्थे लग जाते हैं तो वो केवल हैशटैग ट्रेंड ही बन के रह जाते हैं, एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा बन के रह जाते हैं, और लोग कंटेंट बना बना करके पैसा बनाते हैं और कुछ नहीं करते। ये एक तरीके की अलग ही तरीके की अपैथी आ रही है। सिस्टमिक अपैथी तो आ ही रही है कि सिस्टम में लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा नहीं जा रहा है, उनके लिए सॉल्यूशन पे काम नहीं किया जा रहा है। वहीं पर पब्लिक में भी एक अपैथी आ जाती है कि यार कंटेंट अच्छा है, इस पे व्यूज अच्छे आ जाएंगे, इस पे बनाते हैं अपन कुछ, राइट।
तो ये सिनेरियो सोशल मीडिया को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी ले जाता है। यहां पर एक हमारे पास में प्रिंसिपल आता है, दैट इज ऑडी ऑल्ट्रम पर्टम। सिंपल है कि दूसरी साइड को भी सुनो। आप डायरेक्टली ये जजमेंट में मत लग जाओ कि भाई जिसने बोल दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी एक स्टेटमेंट को सुनते ही लगता है यार ये तो बहुत सही बोल रहा है, लेकिन जब उसका काउंटर पार्ट की स्टेटमेंट नहीं सुनोगे तब तक आपको पता नहीं पड़ने वाला है। और ये चीज सोशल मीडिया पे लैक करती है, और ये चीज नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में भी है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि नेचुरल जस्टिस का मतलब कि विक्टिम्स जो है, पार्टिसिपेटिंग पार्टीज हैं, उन दोनों को बोलने का मौका दिया जाए, उनको पनिश किया जाए, तो उनको बताया जाए कि उनकी क्या गलती है। लेकिन वो चीजें सोशल मीडिया पे एब्सेंट है। फिर आ जाओ कि एक तरफ तो कंज्यूमर राइट्स है और दूसरी तरफ हमारा जस्टिस सिस्टम एनालॉजी है। कैसे? अब अगर हम एयर इंडिया का केस उठा के देखें नवंबर 2022 में, तो उस टाइम पर क्या होता है कि एकदम से वीडियो वायरल होने लग जाते हैं, पोस्ट वायरल होने लग जाती है कि वहां पर तो जो टॉयलेट है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग ही नहीं है। तो इस बात को जब सोशल मीडिया पे हवा मिली ना, तो क्या हो जाता है कि एकदम से आबड़ा तबड़ी एयर इंडिया ने सारी अपनी जो प्लेन्स थी उन सारी के ऊपर काम करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया। नतीजा, अच्छी सर्विसेज मिलने लग गई। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे स्विगी, जोमेटो ये आप करते हो, इंडिगो, इनकी कोई भी कमी आपको सर्विसेज में लगती है, आप जल्दी से, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमने सही रहते हुए टाइमली एक्शन नहीं किया ना, तो फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है हमारा मार्केट गिर जाए, हो सकता है लोग हमें अनफॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो मजबूरी है। लेकिन वहीं पर पुलिस या सिस्टम के इशू को अगर हम हाईलाइट करें, तो क्या वो इतना अलर्ट होकर के एक्शन लेते हैं? आंसर इज नो। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना उनकी सैलरी रुकेगी, ना उन पे कोई सवाल उठाने वाला है। सो द पॉइंट इज कि सोशल मीडिया पे एक तो जो कंज्यूमर ओरिएंटेड काम होते हैं उनको बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है, उन पर बड़ा काम किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया एयर इंडिया, स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा, कि वो अपनी फॉलोइंग को डाउन नहीं होने देना चाहते कि भाई सर्विसेज बड़ी बेकार है इनकी। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो स्टेट की आप कह सकते हो सेगमेंट है, वो मोरलेस आपको हल्के में लेते हुए दिखेंगे, अरे यार सोशल मीडिया चलता रहता है चलता रहता है। तो ये जो एक कंपैरिजन है ये शो करता है कि वाकई में हमारा जस्टिस सिस्टम वैसे लैग तो कर ही रहा है, लेकिन उन पे सोशल मीडिया का इतना असर भी नहीं पड़ता। नो डाउट आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं कि क्या ट्रेंड कर रहा है आजकल, कहां कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर क्या एग्जीक्यूटिव्स फेल हो रहे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फेल हो रही हैं, तो वहां पर एक्शन के लिए एक पुश किया जा सकता है। ठीक है। फिर आती है बात मेन प्रॉब्लम की। देखो एक तो हमें ध्यान रखना है कि यहां पर एक तो एब्जेक्ट फेलियर दिख रहा है प्रोसेस का, ठीक है, जो पुलिस को काम करना चाहिए। तो यहां पर जरूरी है क्या सोल्यूशन हो। सोल्यूशन सिंपल है, एक तो कि जो लोग भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे गलत काम करते दिखे तो वहां पर उनकी एंट्री बंद होनी चाहिए। जैसे कि कोई मान लो प्लेन में कोई अब्यूज करता है किसी को, है ना, को ट्रैवलर को, तो उस टाइम पर उसके खिलाफ में कार्रवाई। दूसरा, पुलिस में भी टाइमली रिफॉर्म आनी चाहिए। प्रकाश सिंह कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बेसिस पे प्रकाश सिंह कमेटी, उनका पूरा जो अपना आप देख सकते हो पूरी जो स्टेटमेंट्स दी हुई है जिसमें पुलिस में रिफॉर्म्स की बात हो रही है वो अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। ये शायद 2006 का केस है। अब आप सोच लो। मलीमत कमेटी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म से रिलेटेड, जिसमें जेल, पुलिस और हमारे जुडिशरी तीनों आते हैं। इसके अलावा विधि सेंटर की तरफ से भी कुछ रिफॉर्म्स डाले हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश होने चाहिए, जिससे कि कोई भी इश्यू अगर आए तो इमीडिएटली उनको टैकल किया जा सके। डिजिटल एफआईआर सिस्टम होना चाहिए कि किसी को प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो एफआईआर लॉन्च करे एकदम ऑनलाइन जाकर के। ठीक। इसके अलावा प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, सोशल मीडिया कंपनियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके अगर कोई पोस्ट डाली जा रही है तो उसकी कम से कम वेरिफिकेशन तो करो। हो सकता है ना कि कोई एक इंडिविजुअल अगर पोस्ट डाल रहा है तो दूसरे को डिफेम करने के लिए, मानहानि के लिए कर सकता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी तो कहता है ना कि पब्लिक ऑर्डर और डिफेमेशन के पर्पज के लिए अगर आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यूज करते हो, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहां पर कलेक्टिव स्ट्रेंथनिंग पे काम करना होगा, एक दो सेगमेंट से काम नहीं चलेगा। ये था पूरा हमारा डिजिटल विजिलेंटिज्म। एक एक पॉइंटर को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है, आशा आपको समझ में आया होगा। अब डॉक्सिंग क्या होती है उससे रिलेटेड ये एक अच्छा क्वेश्चन है,
बताना भाई इसका क्या आंसर है। मैंने अच्छे से समझाया आपको डॉक्सिंग, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जीएस पेपर 3 में कि रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वाया डिजिटल मीडिया, है ना। आप देखते हैं ना रेडिकलाइजेशन किस तरीके से होता है। आईएसआईएस में बहुत भर्तियां हुई है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। उस पे 2015 का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया। ये इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ क्वेश्चन है। फिर आ जाओ जीएस पेपर 2 के हिसाब से देखें, सिविल सोसाइटी और एनजीओ क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल दे सकते हैं। वहीं पर इसको सोशल मीडिया से इंटीग्रेट करके भी हम कर सकते हैं कि कॉमन सिटीजन को जो सर्विस मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो दिलाने में। आप समझिए कि वर्ड्स के साथ में हल्का सा फुल चेंज करके थीम मोरलेस रिपीट हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, द राइज ऑफ डिजिटल विजिलेंटिज्म इज नॉट मेयरली एन अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच बट glaring symptom of systemic apathy within the formal justice delivery mechanism। तो इसको ध्यान से देखें, अच्छे से समझे कि क्या सबसे पहले आप डिफाइन कर सकते हो। फिर रीसेंट कोई कॉन्टेक्स्ट आपके पास में आया हो, जैसे हमने अभी केस देखा एरोप्लेन का, वो आप कोट करते हुए इंट्रो दे सकते हो। फिर बॉडी में आपको बताना है कि सिस्टमिक अपैथी क्या है, उसके चलते हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कितना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा, केसेस बताओ कितना ड्यू है। और फिर वहां पर आप डिफरेंट जो हमारे पास में मेथड्स आए थे या फिर कहें प्रिंसिपल्स आए थे उनको कोट करो कि डिजिटल विजिलेंटिज्म कैसे डिफाइन होता है, क्या उसके क्राइटेरियाज हैं, उनको देते हुए और फिर बाद में चैलेंजेस को बताइए और फिर बाद में शो कर दो अपने वे फॉरवर्ड को और कंक्लूड कर दो। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव जाना चाहिए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा शॉकिंग कि हाँ भाई हमें इस पे एक्टिवली काम करने की जरूरत है, राइट। बाकी ये आपके लिए कीवर्ड्स अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है हमारा इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जीएस पेपर 2 के साथ इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हो बायलैटरल रिलेशंस में, और जीएस पेपर 3 में भी इकोनॉमिक्स में भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझते हैं पूरा मामला। देखो दुनिया भर में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, कभी कोविड-19, कभी वॉर्स, कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या फिर वेस्ट एशिया का हो, इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर हमें ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मेंटेन करना है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट बनने के लिए छोटे मोटे प्रोडक्ट अलग अलग देशों से आकर के इकट्ठा होकर के फिर असेंबल होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसकी सप्लाई चेन को अगर हमें मेंटेन करना है तो सप्लाई चेन में डाइवर्सिफाइड सोर्सेज होना जरूरी है। किसी एक कंट्री पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में न्यूजीलैंड के हिसाब से देखें तो अभी तक वो चाइना पे बहुत डिपेंडेंट रहे, लेकिन अब न्यूजीलैंड सहित जो भी ग्लोबल नॉर्थ के या ग्लोबल जो आप कह सकते ग्लोबल नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी काम कर रहे हैं कि चाइना पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में अब उनके पास ऑप्शन क्या है, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करना, और उसमें फिर इंडिया अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ता है। वहीं पर इंडिया की तरफ से देखें तो देखो हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्लस इंडो पैसिफिक रीजन में हम हमारी एंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहां पर न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज के साथ एंगेज करना जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि पीसफुल कंट्रीज हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है, जहां से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज दोनों की विन विन सिचुएशन कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को, ठीक। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट के लिए इंडिया में क्या फेवर आ रहा है। इसके अलावा डायस्पोरा, आज न्यूजीलैंड में 3 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं, जो कि वहां की टोटल पॉपुलेशन का 5% या उससे ज्यादा है। इसका मतलब कल्चरल और इकोनॉमिक ब्रिज ये हमारा अगर स्ट्रांग होता है तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से बेस्ट हो जाता है। तो यहां न्यूजीलैंड के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन, इंडिया के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन, और जो इंडियंस वहां पे रहते हैं उनके लिए क्या पॉइंट बनता है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो हमारे लिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी। मतलब दोनों कंट्रीज इंडिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे, इंडिया की कमियां पूरी करेंगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की पूरी कमियां होगी इंडिया की तरफ से। तो कितना अच्छा रिलेशनशिप ये मेंटेन हो सकता है। अब इसमें देखो क्या चीज होने वाली है, क्यों ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। सबसे पहला तो ये है कि आप स्केल को देखो, हमारे पास में 1.4 बिलियन इंडिविजुअल्स का मैसिव मार्केट है, जहां पर हमारा लगातार सर्विस सेक्टर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ सेक्टर, ये सब एक्सपेंड कर रहा है, और एक मिडिल क्लास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब कंजम्पशन हमारे देश में अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्केल की जो पॉइंट है वहां पर तो इंडिया एकदम स्ट्रांग दिख रहा है। वहीं पर स्पेशलाइजेशन, न्यूजीलैंड के पास में वर्ल्ड क्लास हाईटेक एग्रीकल्चर टेक्निक है, चाहे वो डेयरी हो या प्रेसिजन फार्मिंग हो। न्यूजीलैंड के पास में सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री की अप्रोच है, जहां पर बढ़िया क्वालिटी की लकड़ियां तैयार हो सकती हैं, जो कि फिर हमारे कॉमर्शियल पर्पजेज में अच्छे से यूज होगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड के पास में निश मैन्युफैक्चरिंग, अपनी लोकल टेक्निक को यूज करते हुए स्पेसिफिक आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो, जिनका यूज फिर इंटरनेशनल मार्केट में आप बेच करके अच्छी इनकम कमाने में कर सकते हैं। तो हमारे पास है स्केल, न्यूजीलैंड के पास में स्पेशलाइजेशन। दोनों स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं, राइट? फिर बात आती है कि यहां पर क्या इंडिया ने जो ट्रेड डील हुई है उसमें कंप्लीटली अपने मार्केट को ओपन किया है या कुछ रेगुलेशन रखा है? देखो, न्यूजीलैंड की तरफ से तो मोर और लेस ओपन रखा गया है, लेकिन इंडिया ने क्या किया है, हमारे कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे डेयरी, एनिमल प्रोडक्ट, वेजिटेबल, शुगर, आर्टिफिशियल हनी, ठीक है, फैट ऑयल्स, आर्म्स, कॉपर, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, इन पे मोर और लेस हमने क्या किया है, न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टैरिफ से बाहर नहीं रखा है। समझ रहे हैं? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप क्या करते हैं, टैरिफ को मिनिमाइज कर देते हैं, जीरो तक ले आते हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश में आके बिके और हमारा प्रोडक्ट आपके वहां जाके बिके, ये एक्सचेंज होता है। लेकिन डेयरी की इनकी जब बात आती है तो हमारे यहां पर डेयरी पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है हमारे फार्मर्स की। एक तरीके से इंश्योरेंस है हमारी एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मॉनसून, मॉनसून फेल तो एग्रीकल्चर फेल, तो उस केस में हमें प्रोटेक्शन देनी है और अमूल जैसी बड़ी कंपनियां फिर खतरे में चली जाएंगी। तो हमने थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रखी है। वहीं पर न्यूजीलैंड ने 100% ड्यूटी एलिमिनेट कर दी, जिससे कि उनके खुद के जो टेक्सटाइल, लेदर फुटवियर, एक तरीके से सेरामिक्स है, कारपेट है, उनको फिर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड हमसे इंपोर्ट क्या करता है, हम क्या बेचते हैं न्यूजीलैंड को, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, अपैरल, इनके अंदर भी हम पॉजिटिव में जाने वाले हैं। कहने का मतलब दोनों कंट्रीज जब खुल के बात करेंगे, काम करेंगे, तो आउटकम मिलेगा। और अगर इफेक्टिवली देखें तो न्यूजीलैंड ने तो 100% ड्यूटीज रिड्यूस की है, लेकिन हम जो इंपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड से उसमें हमने केवल 70.03% ही रिडक्शन किया है। एक्सक्लूजन जो किया है कौन सा, ये फर्स्ट वाला, उसको अगर हम देखें तो ओवरऑल कितना आ रहा है, 29.97% हमने बचाया है कि भाई इन एरियाज में न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट को हमारे यहां पे अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वैसे देखें तो वुड, वुड पल्प, वूल, मेटल स्क्रैप, ये हमारी लोकल इंडस्ट्रीज के लिए न्यूजीलैंड से जब आएगा ना तो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये एक ट्रेड डील का फाइनलाइज हुआ है। इन्वेस्टमेंट, न्यूजीलैंड आने वाले 15 सालों में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और ग्लोबली देखें तो न्यूजीलैंड की फर्म्स ने या लोगों ने लगभग $422 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो बेनिफिट हमें होगा उससे। और इन्वेस्टमेंट आता है तो पैसा ही नहीं आता, आपके पास में प्रोडक्शन क्वालिटी, टेक्निक्स, ह्यूमन कैपिटल, बढ़िया तरीके की ट्रेनिंग्स, टेक्निक्स आती हैं, उसका बेनिफिट ओवरऑल मिलेगा। जियोपॉलिटिकली देखें तो मैंने बताया कि चाइना पे कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता न्यूजीलैंड, चाइना +1 स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं ये, जो भी ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जियोपॉलिटिकली साउथ पैसिफिक रीजन में इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है साउथ पैसिफिक में है। दूसरा, रेजिलियंट सप्लाई चेन मेंटेन करना, क्योंकि चाइना मन में आए तब अपने हिसाब से टैरिफ पे काम कर सकता है। ग्लोबली जिस तरीके के डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं, चाहे वो एपिडेमिक्स के फॉर्म में हो या फिर वॉर्स के फॉर्म में हो, वहां पर सप्लाई ना रुके। और दोनों की एक आइडियोलॉजी भी तो मैच कर रही है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स मैच कर रहे हैं। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इंटीग्रेट हो रही है ना? वहीं पर जियोपॉलिटिकली हम एक सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं कि भाई अब हमारी पार्टनरशिप जो है वो बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चलने वाली है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है, वो देखने की चीज है कि अभी तक जो हमारा डायस्पोरा वहां जाता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कभी भी ट्रेड डील्स में बातचीत नहीं होती, लेकिन एक यूनिक चीज इस पर्टिकुलर ट्रेड डील में हुई है। क्लियर? इसके अलावा एग्रीकल्चर सेगमेंट में हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे? देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो आइटम्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, जल्दी से उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, और हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी और प्रॉपर स्टॉक फैसिलिटी नहीं रहती। तो इसमें न्यूजीलैंड के पास में क्या है, अच्छी टेक्निक, अच्छी मेथड्स हैं, कोल्ड चेन फैसिलिटी उनके पास अच्छी है ना? उनके पास में प्रेसिजन फार्मिंग है, जिसमें कि मिनिमम इनपुट पे वो मैक्सिमम आउटपुट ले पाते हैं, कि कितना उनको इरिगेशन देना है, फर्टिलाइजर इनपुट कितना है, लेकिन आउटपुट आपका बढ़िया। इन चीजों में न्यूजीलैंड बहुत शानदार काम करता है। और जब कटाई हो जाती है फसल की,
तो उसके बाद में उसको सही तरीके से मेंटेन रखना, ये क्वालिटी न्यूजीलैंड के पास है। और वो चीजें जब हमारे आएंगी तो ज्यादा भी नहीं, हमारा जो 30% के लगभग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि खराब हो जाता है हार्वेस्टिंग के बाद में, उसको हम बचा पाएंगे। और जब वो बचेगा तो एक तो महंगाई को तो कंट्रोल कर ही पाएंगे एग्रीकल्चर सेगमेंट में, और दूसरा हमारी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी तो उससे फिर बाद में हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को और अच्छे से बेच पाएंगे, हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी का एक स्कोप तैयार हो रहा है, और हमारा एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट राइज होगा तो डेफिनेटली फिर ओवरऑल ये बेनिफिट देगा ही। समझ गए? ये चीज आ गई। फिर आ जाती है बात डेडिकेटेड वीजा। मैंने बताया कि ये पहली बार इस तरीके की डील है जहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है टैलेंट को, कि ट्रीटी के बेसिस पर आपके यहां से इंडिया से जो लोग भी न्यूजीलैंड में जाएंगे वो कौन कौन हो सकते हैं? आईटी इंजीनियर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इवन आयुष प्रैक्टिशनर्स है ना, जो हमारे आयुर्वेद, योगा, इंडियन शेफ, म्यूजिक टीचर, इनको भी स्किल्ड वर्कर के तौर पे कंसिडर किया गया है। ये लोग भी वहां जाएंगे ना तो उनको सीधा दिया हुआ है कि ज्यादा भी नहीं तो आप 3 साल के लिए तो आराम से वहां रह सकते हैं। पढ़ने के लिए कोई जाता है मान लो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के लिए, तो वो भी 3 साल के लिए रह सकते हैं, और पीएचडी होल्डर्स हैं वो 4 साल के लिए वहां रह सकते हैं। और जो लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको 20 घंटा हफ्ते में काम भी मिलेगा जिससे कि वो अपनी खुद की जरूरतें वहीं पर पैसा कमा के कर सके। सो द पॉइंट इज कि ये एक अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच यहां पर इस डील के तहत देखी गई है, जहां पर आपने प्रोफेशनल्स को, स्किल्ड पर्सनल्स को भी वहां पर सिक्योरिटी दी है। ऐसा नहीं कि सरकार बदली और एक्सपेल करने की बात कर दी कि नहीं हमारे लोगों के रोजगार खा गए, जैसे यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उससे बचने का तरीका है, राइट? इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी हमारे खुद के लोकल्स की। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपकी जो यूनिक और आपके खुद के सेल्फ एफर्ट बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट तैयार हुए हैं उनकी बड़ी इज्जत है वहां पे अब। जैसे यूरोप के साथ में हमने जो डील की थी उसमें भी ये कंडीशन थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं किसी का कॉपी पेस्ट किया और कुछ प्रोडक्ट डेवलप करके बेच दिया, नहीं, हम यूनिकनेस पे, जैसे हमारी खुद की यूनिकनेस दार्जिलिंग टी, बासमती राइस, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स है, इंडिकेशन टैग जो मिलता है, जीआई टैग, वो हमें यूनिकनेस देता है ना, वो ऑटोमेटिकली अब ग्लोबल एक रिकॉग्निशन भी देने वाला है और ज्यादा। फार्मा सेक्टर को बेनिफिट होगा। अब क्या है, फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिलने वाला है इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। इसमें बेनिफिट ये हो सकता है विद द टाइम कि हमारी जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उनका बेनिफिट हो। यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखेगा कि एक तरफ तो आईपीआर की बात हो रही है और एक तरफ जेनेरिक ड्रग्स की बात हो रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से हम सोच रहे हैं। इसके अलावा फिर ट्रेड फैसिलिटेशन, पेरिशेबल गुड्स, मैंने बताया जिस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं उनकी लाइफ को अब डबल करने का काम हो जाएगा। समझ सकते हैं कितना बेनिफिट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अदर प्रोविजंस हैं। अब ये कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपनी आंसर राइटिंग में जरूर यूज करेंगे। एक एक चीज हमने अच्छे से समझा है, ठीक है ना? फिर आपके लिए ये आईआर का 2023 का क्वेश्चन है, 2018 का है। बस अगेन वही बात, थीम मोर और लेस वो रह सकती है, एंगल ऐड हो सकता है न्यूजीलैंड का, इतना सा है, ठीक है? तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। यह आ गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए साइन हुआ, तो ये केवल इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटेरिटीज में ही नहीं उलझ रहा है, ये जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट को भी देख रहा है। इसको डिटेल में बताओ। तो सबसे पहले इंडिया न्यूजीलैंड का ट्रेड कितना होता है वो आप कोट कर सकते हैं, ग्रोथ कितनी हुई है हमारी ईयर ऑन ईयर वो बता सकते हो, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके कुछ एक दो कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए आप इंट्रो दो। फिर इकोनॉमिक्स में कैसे हम एंगेज कर रहे हैं वो बताइए। फिर नॉलेज के हिसाब से कि कैसे हमारे पास में इन्वेस्टमेंट तो आएगा लेकिन टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स भी आएगी, टेक्निकल नो हाउ भी आएगा। फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को आप हाईलाइट करते हुए बता सकते हो कि न्यूजीलैंड क्यों डाइवर्सिफाई कर रहा है, इंडिया क्यों डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी इंगेजमेंट को। फिर इसमें कहीं पे आपको चैलेंज लगे तो वे फॉरवर्ड देते हुए फाइनली फिर आप अपनी तरफ से कंक्लूड कर सकते हो कि एग्रीमेंट 21st सेंचुरी के हिसाब से बेस्ट है, ठीक है? यह आपका एफटीए से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? बताना कौन से प्रोडक्ट को इंडिया ने एक्सक्लूड किया है ना? ध्यान से देखो, देखिए जरा, ये बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है जी? तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।